QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी बायो की जो है क्लास 11 देखेंगे, चैप्टर नंबर 10। इसमें हम कोशिका चक्र क्या होता है और कोशिका का विभाजन कैसे होता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इसको अच्छे से देखना है, समझना है। आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 11 साइंस बायो एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर है, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था, हमने कोशिका के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन जो ये चैप्टर है इसमें हम कोशिका चक्र के बारे में जानेंगे और कोशिका विभाजन किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, हम लोग इसमें जो है कोशिका चक्र को देखेंगे, सूत्री विभाजन अवस्था को देखेंगे, सूत्री कोशिका जो विभाजन का महत्व क्या होता है और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, हम सबके बारे में यहाँ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि सभी जीव, चाहे सबसे बड़ा ही क्यों न हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है। जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो एक छोटे जीव हों और चाहे बड़े जीव हैं, सबका जो निर्माण होता है वो किससे होता है? वो कोशिका से ही उनका जीवन प्रारंभ होता है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। ठीक है, वृद्धि और जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, सभी सजीवों की विशेषता होती है। तो जितने भी सजीव होते हैं सबकी विशेषता क्या होती है? कोशिकाओं का जो है जनन और वृद्धि होता है। सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर के जनन करती हैं। तो जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन होता है और विभाजन के द्वारा ही उनमें जनन की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर के दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो जब कोशिका अलग होती है तो उससे नई नई कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं। यह नवनिर्मित सतत कोशिकाएं स्वयं वृद्धि व विभाजन करती हैं। एक पैतृक कोशिका और इसकी सतत वृद्धि व विभाजन के बाद एक नई कोशिकीय जनसंख्या का निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की वृद्धि और विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका में से ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती हैं। तो याद रखना, जो कोशिकाओं का विभाजन होता है वो कैसी वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं, इन्हीं के बारे में पूरा चैप्टर में बताया गया है। इसलिए हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से जानना और समझने की जरूरत है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, क्योंकि बहुत बेसिक है ये बायोलॉजी का। ठीक है, लिखा है कोशिका चक्र क्या है? तो लिखा है कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। जितने भी जीव होते हैं सबके लिए याद रखना, जो है विभाजन कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। तभी से जो है नया जो है क्या होता है? नया जो है कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। ये सभी प्रक्रियाएं, जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि, एक दूसरे के साथ समायोजित होकर के इस प्रकार संपन्न होती हैं कि कोशिका विभाजन सही होता है। वह संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जो है जीनोम होता है, जिससे वो वृद्धि करते हैं। घटनाओं का यह अनुक्रम, जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संगठनों का संश्लेषण व तत्वाधान विभाजित होकर के दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, उसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो जो नया कोशिका निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं। यद्यपि कोशिका वृद्धि कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। ठीक है, विशिष्ट अवस्था में होता है। विभाजन कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र डीएनए जटिल घटना क्रम के द्वारा संतति केंद्रकों में वितरित हो जाते हैं। ये सभी घटनाएं आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं। तो जितनी भी याद रखना घटनाएं होती हैं वो आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं, तभी जो है एक जीव से दूसरे जीव में जो है उनके जो है डीएनए और उनके गुणसूत्र जाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो चित्र दिखाया गया है ये कोशिका चक्र को दिखाया गया है कि कोशिका कैसे विभाजित होती है, उनके कौन कौन से क्या होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला है पूर्वावस्था, फिर है मध्यावस्था, फिर जो है पश्चावस्था, फिर अंतरावस्था, फिर कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाती है। तो अलग अलग अवस्थाओं से विभाजित होती है, ये पूरा चक्र पूरा होता है, उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। तो लिखा है कोशिका चक्र की जो है
कौन कौन सी प्रावस्थाएं होती हैं, कौन कौन से चरण होते हैं, उसी चीज को यहाँ बताया गया था। लिखा है एक प्रारूपी यूकैरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरे कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। मतलब यह हो गया कि जो है प्रत्येक 24 घंटे में कोशिका विभाजित हो जाती है, लेकिन जो है ये कभी कभी क्या होता है, एक जीव से दूसरे जीव के बीच में भी कोशिका विभाजन का प्रारूप लगातार बदलता रहता है। उदाहरण के लिए ईस्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। याद रखना, कम समय में भी और एक दिन और उसके अलावा भी दिन लग सकते हैं कुछ कोशिका का जो है चक्र पूरा होने में। उसी चीज को यह बताया गया है। अब आगे लिखा है जो है कोशिका जो है चक्र की दो मूल अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? एक जो है अंतरावस्था जो है इंटरफेज होता है, और एक आपका होता है एम प्रावस्था, सूत्री विभाजन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सूत्री विभाजन द्वारा ही जो है किसका विभाजन होता है, तो याद रखना ये कोशिकाओं का विभाजन होता है। उसी चीज को ये बताया गया है। तो लिखा भी है कि सूत्री विभाजन एम अवस्था, सूत्री विभाजन को यहाँ पर एम अवस्था कहा गया है, उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है। और जो है अंतरावस्था दो कर्मिक एम अवस्थाओं के बीच की जो है प्रावस्था को व्यक्त करता है। यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की जो है कोशिका औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है। मतलब यह हुआ कि मनुष्यों में भी जो कोशिका का विभाजन होता है लगभग 1 घंटे में या 24 घंटे में भी पूरा हो सकता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि की 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यक्त हो जाती है। एम जो है प्रावस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन कैरियो जो है काइनेसिस से होता है, जो इस सतत संगति जो है गढ़ सूत्र के पृथक्करण सूत्री विभाजन के समतुल्य होता है। और इसका अंतः कोशिका द्रव्य विभाजन जो होता है साइटोकाइनेसिस के साथ हो जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो कोशिका द्रव्य विभाजन होता है वो याद रखना, और कोश जो है आपका केंद्रक विभाजन होता है, दोनों विभाजन होता है। उसी चीज को बताया गया है। अंतरावस्था को विश्राम अवस्था भी कहते हैं। तो याद रखना, जो अंतरावस्था होता है वो विश्राम अवस्था होता है, उसमें जो है प्रक्रिया धीमी हो जाती है। या वह अवस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, और इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि और डीएनए का प्रतिकृतिकरण दोनों होता है। मतलब यह हुआ डीएनए का लगातार एक कॉपी से दूसरी कॉपी होती रहती है, लगातार कॉपी चेंज होती रहती है। ठीक है, एक से दूसरी तीसरी लगातार कॉपी जो है अलग अलग जो है जैसे फोटोस्टेट होता है वैसे ऐसे जो डीएनए बनता रहता है, उसी को नाम दिया गया है प्रतिकृतिकरण। लगातार डीएनए का होता रहता है, कोशिका विभाजन लगातार क्या होती रहती है। उसी चीज को यह बताया गया है। आगे लिखा है जो आपका अंतरावस्था को 3 जो है प्रस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो अंतरावस्था में पहला है आपका पश्च सूत्री अंतर काल अवस्था, दूसरा है संश्लेषण अवस्था प्रावस्था, और एक है आपका पूर्व सूत्री विभाजन अंतर काल जो है प्रावस्था। तो ऐसे सबको जो है G1 फेज, इसका S फेज और इसका G2 फेज दिया गया है, जैसा कि वहाँ चित्र में भी आपको देख सकते हैं। यहाँ चित्र में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी सबको अलग अलग किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं पहला आपका G1 अवस्था, फिर आपका है S अवस्था और फिर आपका है G2 अवस्था। तो अलग अलग अवस्थाओं से बदलते हुए जो है ये जो आपका कोशिका चक्र पूरा होता है, उसी चीज को यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, तो लिखा भी है कि पश्च सूत्री अंतरा काल प्रावस्था जिसे हम G1 फेज 1 समसूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच अंतराल को प्रदर्शित करता है। G1 प्रावस्था में कोशिका उपाचयी रूप से सक्रिय होती है और लगातार वृद्धि करती है। ठीक है, किसमें? G1 अवस्था में, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं बनता। तो पहली अवस्था में याद रखना डीएनए का कोई भी कॉपी नहीं बनता है। ठीक है, एस फेज या संश्लेषण प्रावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण और इसकी प्रतिकृति होती है। तो याद रखना एस फेज में ही जो है डीएनए का निर्माण होता है, जबकि एस फेज G1 फेज में इसका निर्माण नहीं होता है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, और जो है यदि डीएनए की प्रारंभिक अवस्था को G से जो है C से अगर हम 2C से अगर हम व्यक्त करते हैं तो चिन्हित किया जाता है, तो अगर देखा जाए तो जो है यह बढ़ जाता है, बढ़ करके 4C हो जाता है। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। यदि G1 प्रावस्था में कोशिका द्विगुणी या
2n गुणसूत्र है तो s प्रावस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है जो G1 अवस्था में अर्थात 2n में होती है। ठीक है, आगे लिखा है प्राणी कोशिका में s प्रावस्था के दौरान केंद्रक में DNA का जैसे ही प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता मतलब कॉपी प्रारंभ होता है वैसे ही तारक केंद्रक का कोशिका द्रव में प्रतिकृतिकरण होने लगता है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जब याद रखना समसूत्री विभाजन होता है सूत्री विभाजन होता है तो प्रोटीन का निर्माण भी उसी दौरान क्या होता है कोशिका के अंदर होने लगता है। आगे लिखा है पौण प्राणियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं जैसे हृदय कोशिका और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा विभाजित होती हैं। ऐसा तभी होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं G1 अवस्था से निकल करके निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती हैं जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था कहा जाता है जिसे G0 कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था की कोशिका उपाचयी रूप से सक्रिय होती है लेकिन यह विभाजित नहीं होती है। इनका विभाजन जीवन की आवश्यकता अनुसार ही होता है। ठीक है, आगे लिखा है आपका प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद है जैसा कि आपका अगर देखा जाए तो हेप्लाइड अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खी, तो नर मधुमक्खी होती है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणिक और द्विगुणिक दोनों अवस्थाओं में दिखाई पड़ता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पादपों में विभाजन कैसे होता है। तो उनमें अगुणिक और द्विगुणिक होता है। पादपों में पीढ़ी एकांतरण के उदाहरणों में याद करते हुए पादप प्रणालियों और अवस्थाओं की पहचान करें जिसमें अगुणिक कोशिकाओं में सूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है। तो सब हमने चैप्टर 3 में पढ़ा भी था। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोग सूत्री विभाजन अवस्था देखेंगे, M अवस्था जिसको नाम दिया गया है। लिखा है यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है जिसमें कोशिका के सभी घटकों का बृहद गठन होता है। जनन तथा संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है इसलिए इसे सम विभाजन कहते हैं। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। आगे लिखा है कैरियो काइनेसिस। यहाँ तक ये समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है जो इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन द्वारा मुश्किल है। आगे लिखा है कैरियो काइनेसिस को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो याद रखना समसूत्री विभाजन होता है वो 4 अवस्थाओं में होता है। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? पहला आपका है पूर्वावस्था, दूसरा आपका है मध्यावस्था, तीसरा आपका पश्चावस्था, चौथा आपका अंत्यावस्था। इन 4 अवस्थाओं को याद करना होगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समसूत्री विभाजन कितने अवस्थाओं में होता है। तो 4 अवस्थाओं, 4 अवस्थाओं को हमें याद करना होगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग कोशिका द्रव्य या विभाजन देखेंगे कि कोशिका द्रव्य विभाजन क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है। लिखा है सूत्री विभाजन के दौरान द्विगुणिक गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में क्या होता है सपृथक्करण होता है जिसे हम केंद्रक विभाजन कहते हैं। तो केंद्रक विभाजन किसे कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका इसमें द्विगुणिक गुणसूत्रों का जब विभाजन होता है केंद्रकों के माध्यम से तब उसको कहते हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका द्रव्य एक अलग प्रक्रिया द्वारा 2 संतति कोशिकाओं में क्या हो जाती है, ये विभाजित हो जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य विभाजन क्या होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है प्राणी कोशिकाओं का विभाजन जीव द्रव्य कला में एक खांच बनने से संपन्न होता है और खांचों के लगातार गहरा होने व अंत में केंद्र में आपस में मिलने से कोशिका द्रव्य 2 भागों में बंट जाता है। ठीक है, यदि पादप कोशिकाएं जो अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी होती हैं अतः इसमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति निर्माण क्या होता है, कोशिका के केंद्र से शुरू होकर के बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व
पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। तो याद रखना, जो कोशिका का विभाजन होता है वो अलग अलग किन अवस्थाओं से होता है, उसी चीज को ये बताया गया है। आगे लिखा है, नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है। याद रखना, जो कोशिका भित्ति जो होती है, जो निर्माण प्रक्रिया होती है, एक पूर्वगामी संरचना से प्रारंभ होता है, जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं। तो कोशिका पट्टिका अगर पूछा जाए क्या होता है, तो याद रखना, जो कोशिका भित्ति निर्माण प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं, ये भी याद रखना। जो जो है सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक, जैसे जो आपका सूत्र कणिका, जिसे हम माइटोकांड्रिया कहते हैं, तो सूत्र कणिका मतलब माइटोकांड्रिया हो गया, वह जो है आपका जो है प्लेसिड कवक दो सतती कोशिकाओं में जो है क्या होते हैं, वितरण हो जाता है। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसी बहुकोशिकीय कोशिका को सकोशिका कहते हैं। जैसे नारियल का तृण जो है आपका भ्रूणकोश। तो याद रखना, जो नारियल में जो होता है वो आपका बहुकोशिकीय होता है, और उसमें जो है कैसा होता है, तो सकोशिका उसे कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व देखेंगे कि जो सूत्री जो कोशिका होता है उसका महत्व क्या होता है विभाजन का। तो लिखा है, सूत्री कोशिका या मध्यवर्तीय विभाजन केवल द्विगुणी कोशिकाओं में होता है। द्विगुणी कोशिकाओं में ही क्या होता है, सूत्री विभाजन होता है। इसी को हम मध्यवर्ती विभाजन भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों और सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्री विभाजन द्वारा क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। सूत्री विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफी क्या होता है, आवश्यक हो जाता है। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित या द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है। इस विभाजन के से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं जो है साधारणतः समान आनुवंशिक जो है अवयव वाली होती हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि आपका बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं वो जीवधारियों की वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, अगर पूछा जाए कि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें जो विभाजन होता है वो कैसे होता है, तो एक ऑप्शन होगा उसमें, याद रखना, सूत्री विभाजन द्वारा होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चन हमें खोजने पड़ते हैं। अगर लिखा है, कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच का जो है अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजन केवल केंद्रक कोशिका जो है द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। तो कोशिका की मरम्मत किससे होती है, तो देखना सूत्री विभाजन द्वारा होती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्धि चर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की जो है कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर क्या होती है, प्रतिस्थापित होती रहती हैं। तो समसूत्री विभाजन का क्या महत्व होता है कोशिका का, यह हमें पता चल गया। अब हम बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो याद रखना, कोशिका में समसूत्री विभाजन भी होता है और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। तो लिखा है आपका, लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मकों को संयोजन होता है, दो आपस में मिलते हैं तभी जो है लैंगिक जनन होता है और तभी जो है बच्चे पैदा होते हैं। जैसे मानव में भी, जिनमें जो है अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है। तो अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, यह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके द्वारा बनने वाली द्विगुणित जो है आपका अगुणित सतती कोशिकाओं में जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अवस्था उत्पन्न होती है और निषेचन द्वारा द्विगुणित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। पादपों और प्राणियों में युग्मनजन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो पौधे होते हैं और जो प्राणी होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें आप दो अलग अलग लिंग मिल करके जब बच्चा पैदा करते हैं तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन ही होता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित युग्मज उत्पन्न होते हैं और अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषता निम्नवत होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं होती हैं ये भी हमें जानना है, लेकिन उससे पहले इसके जो है हमें विशेषताओं को जान लेना है। पहली विशेषता क्या है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक और जो है कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र जो है क्या होते हैं, संपन्न होते हैं, जिन्हें हम अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2 कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का जो है सिर्फ एक चक्र ही पूर्ण हो पाता है। तो जब अर्धसूत्री का पहला विभाजन होता है तो उसमें ज़्यादातर डीएनए का पहला ही जो है एक ही चक्र पूरा होता है।
इस अवस्था में पैतृक गुणसूत्रों की प्रतिकृति के साथ समान सतती अर्ध गुणसूत्र बनने के बाद जो है अर्धसूत्री वन अवस्था प्रारंभ होती है। याद रखना, जब पहली अवस्था शुरू होती है तो याद रखना जो पिता के गुणसूत्र होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, संतति में जाना शुरू हो जाते हैं। अर्धसूत्री शिकन जो विभाजन में होता है वो समजात गुणसूत्रों के युगलन और पुनर्योजन द्वारा होता है, आपस में मिलने से होता है, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, आगे लिखा है अर्धसूत्री शिकन के अंतर्गत अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं जिन्हें अर्धसूत्री विभाजन को निम्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। तो समसूत्री विभाजन हमने पढ़ा था 4 अवस्थाओं में है, अर्धसूत्री विभाजन जो है ये भी 4 अवस्थाओं में है और अर्धसूत्री शिकन जो है ये भी 4 अवस्थाओं में है। बस इतना हमें इसमें जानना है, इससे ज़्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण चीज़ था मैंने बता दिया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।